तो ब्रेक के बाद स्वागत। कैमूर से बड़ी खबर, जहां महिला पुलिसकर्मी पर फायरिंग मामले में गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। महिला पुलिसकर्मी को गोली मारी थी। 15 जून को सरिता कुमारी को गोली मारी गई थी। घायल पुलिसकर्मी ने आरोपी को पहचाना। सुपौल में अजय पासवान सिपाही है। आरोपी अजय पासवान फिलहाल फरार है। महिला पुलिसकर्मी के साथ काम करता है। गंभीर हालत में वाराणसी में भर्ती है। महिला पुलिसकर्मी फरार आरोपी सिपाही की तलाश में छापेमारी जारी है। तो देखिए, 15 जून को सरिता कुमारी को गोली मारी गई थी और इस मामले में सुपौल में सिपाही जो है वो आरोपी है अजय पासवान। आरोपी अजय पासवान फिलहाल फरार बताया जा रहा है और जो सीसीटीवी फुटेज पूरी वारदात की सामने आई थी, गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था। और अब महिला पुलिसकर्मी पर फायरिंग मामले में अपडेट यही कि जो आरोपी है वो फरार है और गोली मारने का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आया है। देखिए तस्वीर। और अब खबर पटना से है, जहां के अगमकुआं थाना क्षेत्र के धनकी मोड़ के पास नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस दौरान शराब बनाने की मशीन, 120 लीटर स्प्रिट, 400 लीटर बनी हुई शराब, 600 खाली बोतल और 1000 रैपर, इसके साथ ही 1000 ढक्कन भी बरामद किए हैं। पुलिस ने इस दौरान मुख्य सरगना मणिकांत गुप्ता और सहयोगी महेश कुमार को भी गिरफ्तार किया है। तो बिहार में शराबबंदी है। 2016 में ही नीतीश कुमार की तरफ से बिहार में शराबबंदी कर दी गई, लेकिन उसके बाद से अवैध तरीके से शराब बनाने की जो प्रक्रिया है वो लगातार शराब माफियाओं की तरफ से की जा रही है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल इस पूरे सरगना का भंडाफोड़ किया है। निरीक्षक मद्य निषेध जो अजीत जी हैं, उनके नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और छापेमारी की गई। छापेमारी में 120 लीटर स्प्रिट, 40 लीटर जार में बना हुआ शराब, लगभग 600 खाली बोतल जो इंपीरियर ब्लू का है, ढक्कन 1000 से ज़्यादा है, रैपर भी 1000 से ज़्यादा है, टेट्रा पैक का खाली बोतल करीब 400 और टेट्रा पैक में भरा हुआ बोतल नकली शराब करीब 50 के आसपास बना हुआ है। एक मशीन भी पकड़ा गया है। जो मेन मुख्य सरगना था मणिकांत गुप्ता, वो पकड़ा गया है। उत्पाद विभाग द्वारा पूर्व में भी 2-3 शराब की फैक्ट्रियां पकड़ी गई थी जो नकली शराब बनाई जा रही थी, उसमें ये नामित अभियुक्त था। और नेपाल से बड़ी खबर, जहां काठमांडू के चंद्रगिरी में बस हादसा हो गया। करीब 80 मीटर नीचे गड्ढे में जाकर के बस गिरी। अनियंत्रित बस ड्राइवर और खलासी समेत 21 यात्री इसमें सवार थे। ड्राइवर समेत 11 नेपाली और 10 भारतीय सवार थे। हादसे में बिहार के 10 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सशस्त्र पुलिस बल नेपाल ने रेस्क्यू किया है। सभी घायलों को अस्पताल में ले जाया गया है, इलाज चल रहा है। सशस्त्र पुलिस बल पलंबू अस्पताल में जो घायल हैं उनको भर्ती कराया गया है। प्रहरी साथीहरु चाहिँ यहाँ आइसक्नु भएको थियो र यहाँ छिटोभन्दा किनभने यो गाडी माथिबाट सिधै तल झर्यो, नपल्टिकन तल झरेर। और बता दें आपको कि दरभंगा में साइबर शातिर नए पैतरे अपनाकर लोगों से लाखों करोड़ों की ठगी कर रहे हैं। अब बिजली बिल अपडेट करने के नाम पर साइबर ठगी की जा रही है, जिसको लेकर के दरभंगा साइबर डीएसपी राहुल कुमार ने अलर्ट जारी किया है। साइबर अपराधियों से लोगों को सतर्क रहने की अपील उन्होंने की है। साइबर को लेकर के उन्होंने ये कहा है कि डीएसपी ने ये बताया कि हाल के दिनों में दरभंगा में बिजली बिल अपडेट के नाम पर साइबर ठगी के कई मामले सामने आ चुके हैं। ठग खुद बिजली विभाग का कर्मचारी बता करके कॉल करता है, फिर एक ऐप डाउनलोड करने को कहता है। ऐप डाउनलोड करते ही मोबाइल का पूरा कंट्रोल उसके पास चला जाता है और ऐप के जरिए अपराधी बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के नाम पे अभी खूब दरभंगा में बहुत सारे कॉल्स आए हैं और बहुत लोग इसका शिकार भी बन रहे हैं। तो मैं इसके लिए साइबर अवेयरनेस की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। कोई भी आपको कॉल करता है किसी भी डिपार्टमेंट से, इधर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कॉल करे या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे करे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी तरह का डाटा आप शेयर ना करें, ना OTP दें, और आप उसके लिए कोई कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ जाएं, भौतिक रूप से सत्यापन करें। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाएं, वहाँ बात करें। जब वो कुछ बोलते हैं अपडेट करने के लिए, तभी शेयर करें। मोबाइल चोरी या गुम होने की घटना को हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है, आप इस खबर के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। चुंडापुर्ती नामक बुजुर्ग व्यक्ति ने इस घटना को हल्के में लिया और लाखों का चूना लग गया। मामला जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का है, जहां मोबाइल चोरी के बाद 5 अप्रैल से 11 अप्रैल के दौरान चुंडापुर्ती नाम के बुजुर्ग के खाते से 2 बार में
3,26,278 रुपए की अवैध निकासी हुई। पीड़ित ने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद जांच कर साइबर सेल ने पूरे मामले का खुलासा किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों की निशानदेही पर 2,57,000 रुपए और साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल मोबाइल बरामद किया गया। कि दोस्त एक सीएसपी संचालक से परिचय था। हमको लगता है संभवतः उसने इस बात को जान लिया सीएसपी संचालक ने। अब 2 अप्रैल को पोर्ट कराया और उसके बाद उसने ट्रांजैक्शन शुरू कर दिया। अब टोटल 3,26,000 से ऊपर राशि जो है उसने अलग अलग खाते में डाल दिया। तो सीएसपी संचालक दोनों भाई प्रशांत खिलार और रुपेश खिलार को चाईबासा से अरेस्ट किया गया है और उनके पास से नगद 2,57,000 बरामद भी हुआ है। टोटल 3,26,000 उन लोगों ने डिफरेंट अकाउंट्स में डाला था, जिसमें से इतना नगद उनके पास से बरामद हुआ है। और हम लोग यह जांच कर रहे हैं कि सीएसपी संचालक और भी इस तरह के कांड में शामिल था या नहीं था, या केवल इंडिविजुअल इस केस में था। और इसी बीच बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है, जहां बदमाशों ने वकील के घर में लूटपाट की है। वकील की बेटी को बंधक बना करके लाखों रुपए उड़ा लिए गए अपराधियों ने घर से कैश, करीब 4 लाख के गहने और कई सामान पर हाथ साफ किया है। घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के राहुल नगर रोड नंबर 10 की बताई जा रही है। सिविल कोर्ट के वकील दीनदयाल राउत के साथ ये घटना घटी है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पर मैंने यहाँ से, मेरा एक मकान बन रहा है आदर्श ग्राम में, वहाँ मैंने गया पति और पत्नी दोनों के साथ। मेरी बच्ची घर में थी। इसी बीच में 2 लड़का मेरे घर में घुस गया और मेरे बच्ची को जो है मुंह जात के मारपीट भी किया और उससे अलमीरा का चाबी लेके अलमीरा खोल के मेरे 4.5 लाख रुपया था वह और मेरी पत्नी का जितना जेवर जेवरात था सभी जो है सो ले लिया। और यहाँ से चाकू, मेरे बच्ची को चाकू दिखाते हुए कि हल्ला करोगी तो जान से मार देंगे। नए वाले घर जहाँ पे बन रहा वहाँ पे गई थी। उसके बाद हम ये बेड ठीक किया और उसके बाद झाड़ू लगा रहे थे तो वो बाहर से 2 लोग आए हैं और एक पहले हमको पकड़ा। उसके बाद मेरा 2 कुत्ता है बाहर में, वो दोनों भौंकने लगा है तो उन लोगों को पता नहीं उधर ले जाके कुछ खाने के लिए दे दिया तो वो लोग शांत हो गया। उसके बाद एक हमको पकड़ के उस रूम में रखा हुआ था और बाकी इस रूम में ये अलमारी, और पहले इस साइड में गया था, भगवान का मूर्ति वगैरह सब गिरा दिया। यहाँ पे आए हैं, बाकी बकाया तो आपके सामने ही है कि अभी अनुसंधान जारी है। बस जानकारी मिली कि एक घर में जो है चोरी हुआ है, जिस वजह से हम लोग आए हैं। क्या क्या चोरी हुआ है? अभी तो पूरा लिस्ट नहीं बना है। नहीं, जांच में क्या क्या बताया घर वाले, कुछ बताया? जांच तो अभी आपके सामने कर ही रहे हैं। खबर समस्तीपुर से, जहां नींबू और मोबाइल चोरी करने के आरोप में एक नाबालिग बच्ची के साथ मारपीट की गई। घटना मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के गंगापुर की है। सूचना मिलने के बाद डायल 112 की टीम ने पीड़ित का समस्तीपुर सदर अस्पताल में इलाज कराया। बच्ची 10 साल की लक्ष्मी कुमारी है। आवेदन देने के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल में इल्जाम लगाते हैं। मोबाइल चोरी का? हाँ। तो कौन कौन मारा? खाली वही एक आदमी उसको मोबाइल से चोरी हुआ, वही मारा। कहाँ घर हुआ? गंगापुर। क्या आरोप लगाया गया? मोबाइल और नींबू चोरी का आरोप लगा। तो नाम और धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेलीपाड़ा शमशान रोड में जलाई जा रही है दवा। हजारों सिरप, टैबलेट और दूसरे दवा शामिल है। इसमें आपको बता दें कि पैकेट पर लिखा है नॉट फॉर सेल और कई दवा एक्सपायरी, कुछ में समय भी बाकी है जिन्हें जलाया गया। खुले में दवा जलाने से स्वास्थ्य विभाग अनजान है। आपको बता दें कि कल सुबह में गाड़ी से फेंकी गई थी ये दवा और धुएं से लोग भी परेशान हैं। बीमारी का जो खतरा है वो इससे बढ़ गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से दवाइयों को जलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्यों ये दवाइयों को ऐसे खुले में जलाया जा रहा है? फिलहाल तो इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये दवा सरकारी है या फिर अन्य विभाग का है, लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि ये दवाएं जो है सो नॉट फॉर सेल भी है और कई जो दवा है उसमें टाइम भी बचा हुआ है एक्सपायरी होने से। अब ये भी हो सकता है कि अगर ये कोई सरकारी विभाग का है तो ये दवा घपला है और ये सब कुछ बातें जो है सो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सुबह के समय में किसी गाड़ी से लोग आते हैं और भारी संख्या में बड़े बड़े पेटियों में जो है सो दवा की बोतलें और जो टेबलेट होते हैं उसे जंगल में फेंक कर चले जाते हैं और बड़े आराम से उसे आग लगा देते हैं और सुबह से लेकर रात तक वह दवाएं जलती रहती है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग इससे बेखबर रहती है, तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग पर ये जो है तो सवाल जरूर खड़ी होती है। साथ ही साथ इन दवाओं के जो
धुएं हैं उससे रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। रात भर ये दवाएं जलती रही और इनके धुएं से जो है तो लोग परेशान होते रहे। वहां पर जो लोग थे उनका कहना था कि धुएं के कारण उनको जो है बीमार किया जा रहा है। अब वो जांच की मांग कर रहे विभाग से कि वो जांच करे कि ये दवा कहाँ से आया, कौन लोग इसे गिराया है और ये क्या कोई दवा घपला तो नहीं है। सारी बातों की पुष्टि अब तो तभी हो पाएगी जब जांच होती है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये दवा फेंकने वाले कौन थे, या सरकारी विभाग वाले थे या फिर कोई निजी वाले। लेकिन जिस तरीके से दवाओं को बाहर फेंका गया है वह कहीं ना कहीं अपराध है। खुले में मेडिकल वेस्टेज हो या मेडिकल दवाएं हो उसे जलाना एक अपराध जरूर है। ठीक है, देखना होगा बिल्कुल कि अब इस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। क्या आप जानते हैं कि बाजार में 1000 रुपए से अधिक कीमत में बिकने वाला काजू जमशेदपुर के जांगिया गांव में 70 से 80 रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। किसानों की मेहनत महज एक प्रोसेसिंग प्लांट के अभाव में बेकार जा रही है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। जमशेदपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर बंगाल और उड़ीसा की सीमा पर बसा गांव जांगिया। इस गांव की खासियत है कि गांव के चारों ओर बसे जंगल में करीब 25,000 से अधिक काजू के पेड़ हैं। एलिफेंट जोन के रूप में विख्यात इस इलाके में हाथियों का जमावड़ा रहता है, लेकिन इसके बाद भी लोग जंगल से काजू का फल तोड़कर लाते हैं, उसे साफ कर घरों में सुखाते हैं। 1000 रुपए से अधिक कीमत पर बिकने वाला काजू यहाँ 70 से 80 रुपए में बंगाल के खरीदार लेकर जाते हैं और फिर उस प्रोसेस कर महंगे दाम में बेचते हैं। लोगों की एक ही मांग है कि इस इलाके में काजू प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाए ताकि किसानों को उचित दाम मिल सके। जंगल का एरिया जो है 5 से 6 किलोमीटर लेके है और इस जंगल में मोटा मोटी 15 से 20 हजार काजू का पौधा है और इसमें किसान लोग जो गांव का साइड में जो लोकल किसान लोग है, किसान लोग आके हार्वेस्ट करते हैं, लेकिन किसान लोग का प्रॉब्लम है कि वो लोग का अच्छा मार्केट नहीं मिलता है। यहाँ हम लोग कुछ नहीं, बस ऐसे ही काजू तुलते हैं और इससे कम रेट में हम लोग देते हैं और अगर हम लोग एक जगह यहाँ पर ज़्यादा मिलते हो तो अच्छा होता है। जान जोखिम में डालकर काजू की खेती में जुटे किसानों की हालत में सुधार के लिए बीजेपी ने भी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाने की मांग की ताकि न केवल किसान शोषण से बच सके बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाया जा सके। जो भी किसान और जो भी लोग जो है काजू चुनते हैं, काजू लगाते हैं और काजू से अपना व्यवसाय चला रहे हैं, उन लोगों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि सही जो है सरकार द्वारा मूल्य निर्धारित नहीं है और ना ही उन लोग को प्रोसेसिंग प्लांट है जिसके चलते मूल्य लोगों को सही मिले। किसान को उम्मीद है कि इनका प्रोसेसिंग प्लांट बने जिससे ये यहीं पर अपने काजुओं को तोड़कर इसका प्रोसेसिंग करवा सके और उसके बाद जो है इसकी कीमत 700 से 1000 रुपये किलो इनको मिल सकते हैं। मगर अब देखना ये है कि सरकार इस पर कब तक विचार करती है, कब तक यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जाता है जिससे किसानों को लाखों का जो नुकसान हो रहा है उसका फायदा सरकार किसानों को दे सके। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर अब गोपालगंज से है, जहां लगातार बढ़ती गर्मी का अब लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। गर्मी के कारण उल्टी, दस्त, बुखार और पेट दर्द के साथ ही हीट स्ट्रोक और हार्ट अटैक के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे में करीब 6 से ज्यादा मरीजों को सीने में दर्द के बाद अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जिनमें से 5 मरीजों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। ब्रेथलेसनेस का केस, दम फुल्ली का केस का संख्या में अचानक बढ़ोतरी हो गया है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि अभी मौसम में चेंज हो रहा है, सर्द गर्म का मौसम आ गया है। गोपालगंज में बढ़ते तापमान की वजह से हीट स्ट्रोक और हार्ट अटैक के केस बढ़ गए हैं। गोपालगंज के सदर अस्पताल में बीते 24 घंटे में ऐसे 6 मामले सामने आए हैं, जिसमें हीट स्ट्रोक और हार्ट अटैक से संबंधित ये सभी मामले थे और इन सभी लोगों को इस वक्त इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां से 5 मरीजों को बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया। इनमें 3 मरीजों को गोरखपुर और 2 मरीजों को PMCH पटना के लिए रेफ़र किया गया। सदर अस्पताल में ICU और वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं होने के कारण हार्ट अटैक और हीट स्ट्रोक से संबंधित जो मरीज आ रहे हैं उन्हें रेफ़र करना मजबूरी हो गया है। ये सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की तस्वीर है और इस इमरजेंसी वार्ड में ज़्यादातर मरीज उल्टी, दस्त, कै और
हार्ट अटैक के अलावा हीट स्ट्रोक से संबंधित पहुंच रहे हैं। ऐसे में इस मौसम में डॉक्टरों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील किया है और कहा है कि इस मौसम में विशेष तौर पर उन लोगों को सावधानी बरतनी होगी जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनमें सांस से संबंधित तकलीफ़ें हैं। तो लोगों से भी लगातार स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर अपील कर रहे हैं और खासकर इस मौसम में बचाव करने के लिए और सतर्क रहने के लिए अपील की जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। खबर सासाराम से, जहां तेज हवा के चलने से लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली। जिले के कई इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हुई। पिछले कई दिनों से लोग हीटवेव से परेशान थे। ऐसे में लोगों को अब बेसब्री से मानसून का इंतजार है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजित कुमार। मौसम जो है सही समय पर अपना करवट लिया है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। काफ़ी वातावरण और आपका मौसम काफ़ी बढ़िया महसूस हो रहा है ना। टेम्परेचर 44 टेम्परेचर था, अब काफ़ी नॉर्मल लग रहा है और काफ़ी महसूस हो रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार मौसम में जो उमस देखने को मिल रही थी, आज जाकर जो धूल भरी आंधी चली है उसके बाद थोड़ी सी लोगों ने राहत की सांस ली है। जिले के कई इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है और जिसके बाद तापमान में थोड़ी सी कमी आई है, जिसको लेकर लोगों ने राहत महसूस किया है। क्योंकि तापमान अधिक बढ़ने के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ था, लेकिन आज दोपहर के बाद धूल भरी आंधी चली है, जिससे थोड़ी बहुत लोगों को राहत मिली है। अजित कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। बात रातू रोड फ्लाईओवर की करते हैं, जिसके उद्घाटन से पहले ही नामांकन को लेकर के सियासत तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस ने रातू रोड फ्लाईओवर का नाम शिबू सोरेन के नाम पर रखने की मांग की है, जिसका बीजेपी ने विरोध किया है। ये रिपोर्ट देखिए। गुरुजी का नाम मचा सियासी घमासान। रातू रोड फ्लाईओवर के नाम पर संग्राम क्यों? उद्घाटन से पहले नामकरण को लेकर विवाद। रातू रोड फ्लाईओवर, जिसका उद्घाटन भले ही 19 जून को होने वाला है, लेकिन नामकरण के मुद्दे को लेकर सियासी पारा अभी से हाई हो गया है। जेएमएम और कांग्रेस ने रातू रोड फ्लाईओवर का नाम शिबू सोरेन के नाम पर रखने की मांग की है। जेएमएम का कहना है कि उनकी पार्टी ही नहीं बल्कि राज्य के 3.5 करोड़ जनता की ये मांग है। गुरुजी ने अलग झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ी, वो राज्य के सर्वमान्य आदिवासी नेता हैं, इसलिए निश्चित रूप से रातू रोड फ्लाईओवर का नामकरण गुरुजी के नाम पर होना चाहिए। तमाम झारखंडियों के लिए गर्व की बात होगी अगर रातू रोड फ्लाईओवर का नाम गुरुजी के नाम पर, वीर शिबू सोरेन के नाम पर। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति इस मांग का विरोध करेगा। बड़े नेता के रूप में और अलग राज्य करने में उनकी भूमिका बेहद सर्वोपरि रही है। राज्य के गांधी के रूप में वो जाने जाते हैं। तो ऐसे में अगर उनके नाम पे फ्लाईओवर का नामांकन हो तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि एक सम्मान की बात होगी। हालांकि बीजेपी ने इसका विरोध किया और कहा कि नामकरण वैसे व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए जिसका जीवन बेदाग हो। ऐसे महापुरुष के नाम पर हो जिनकी जीवनी एक शानदार मिसाल बनकर युवाओं के सामने आए। ऐसे व्यक्तियों के नाम पर करने से परहेज करना चाहिए जिनका घपला घोटाला का इतिहास है। निर्विवाद छवि के किसी महापुरुष का नाम पर करें, हम भी साथ निभाएंगे। दरअसल रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का काम 2022 में शुरू हुआ था। इसका काम मार्च 2024 में पूरा हो जाना था, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा होने में देरी हुई। हालांकि 19 जून को इस कॉरिडोर को आम जनों के लिए खोल दिया जाएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो उद्घाटन से पहले फ्लाईओवर के नामकरण का मुद्दा गहराने लगा है। अब ये वक्त बताएगा कि किसकी मांग पूरी होती है और किसकी अधूरी रह जाती है, क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस ने इस मांग के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। नेताओं ने कहा कि शिबू सोरेन के योगदान को नकारना झारखंड की जनता का अपमान होगा, तो वहीं बीजेपी भी अपनी बात को मुखरता के साथ रख रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। झारखंड में विकास की रफ्तार में ग्रामीण क्षेत्र के भी
तेज दौड़ने के दावे किए जाते हैं, लेकिन ये दावे कितने सच हैं, इसकी एक तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए और सुनिए झारखंड मंत्रालय से थोड़ी ही दूरी पर बसे एक गांव की पुकार, जहां बिजली के तार मौत बनकर झूलते दिखाई देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में विकास के दावों की रफ्तार में गांव कितनी तेजी से दौड़ रहे हैं, इसे जानना और समझना बेहद जरूरी है। रांची में झारखंड मंत्रालय से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर नामकुम प्रखंड का डुमरी अमरूद बागान गांव के लोग आज भी विकास की बाट जोह रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं से दूर इस गांव में एंट्री के साथ ही मौत झूलती हुई नजर आती है। पूरे गांव में कच्चे रास्ते के दोनों तरफ बांस के सहारे बिजली के तार मौत बनकर मंडरा रही हैं। लोग बार बार बिजली ऑफिस भी गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। कल कहा कि हो जाएगा हो जाएगा। हम लोग 2021 से यहाँ पर बसे हुए हैं। ज्यादा लोग, उससे पहले तो 18-19 से ही बस रहा है, लेकिन अभी जितना संख्या है 200-300 की आबादी है, हम लोग 21 से पक्का है। तार तो गिरेगा गिरेगा। हाँ बंदे लोगों तो साथ लगना है बड़ी। जब ये ठीक करोगी तब ना। तार जो है कि बांस से लाया गया है और ऐसे ही घिंचे हुए हैं। बरसात में बहुत दिक्कत होता है और बांस भी गिर जाता है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि गांव के सभी घरों में बिजली का मीटर लगा है, बकायदा बिजली का बिल भी आता है, लेकिन अभी तक गांव में ना तो बिजली के पोल हैं और ना ही ट्रांसफार्मर लग पाए हैं। ग्रामीणों ने बांस के सहारे ही खुद अपने घरों तक बिजली पहुंचाई है। मीटर लगा हुआ है, बिजली का बहुत मुश्किल है। कभी कभी मैंने तार टूट जाता है और बांस लगा हुआ रहता है, उसका भी 6 महीने से ज्यादा चलता नहीं है। गया है। हाँ घर में मीटर लगा है? हाँ लगा हुआ है मीटर, सबका घर में लगा हुआ है। बिजली बिल आता है? हाँ आता है। रात में हम लोग उठ के आते हैं लाइन जोड़ने के लिए। हम लोग इससे इतना समस्या, लड़कन के पढ़ने के लिए कितना दिक्कत हो रहा है। रोड नहीं है, पानी नहीं है। हो जाएगी, जान का भी जोखिम में आ जाएगी, इसलिए कि जब भी हवा आती है तब जो बांस का खंभा गाड़े हैं उस तो गिर जाता है। तो देखा आपने, ये उस गांव की तस्वीर है, राजधानी रांची की तस्वीर है, जहां विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। दोनों जहां तक आपकी नजर जा रही है, गांव में आपको घर तो नजर आ ही रहे हैं, साथ में दोनों ओर बिजली का खंभा है और झूलते हुए तार हैं। ऐसे में ग्रामीण बता रहे हैं कि बिजली विभाग में कई बार आवेदन दिया जा चुका है, बाकायदा बिल भी आ रहा है, नहीं है तो ट्रांसफार्मर, और हर दिन जो ग्रामीण यहाँ से गुजरते हैं खतरे के बीच गुजरते हैं। बारिश का मौसम आ रहा है, लिहाजा जान जो है आफत में है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। 12 जून को हुए अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बेगूसराय का भी एक मेडिकल छात्र घायल है। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन घर पर उसके परिवार के लोग उसके जल्द ठीक होने के लिए लगातार पूजा पाठ करा रहे हैं। हादसे के बाद अमित शाह ने घायलों से जाकर के मुलाकात की है, जिसमें बेगूसराय के छात्र रितेश कुमार भी शामिल थे। और देखिए अमित शाह लगातार घायलों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और घायलों की जो घर में पूजा पाठ चल रहा है, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना उन परिवार वालों की तरफ से की जा रही है। हादसे के वक्त खाना खा रहे थे रितेश, जिस वक्त ये हादसा हुआ। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बीच फिलहाल उनकी जान बच गई है और बेगूसराय से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां बेगूसराय के छात्र फिलहाल घायल हैं, उनसे अमित शाह ने मुलाकात भी की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बन रही न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।